नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक टॉपिक के बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है क्या चीज़। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आपका जो अभिक्रिया दर है वह क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं होगी, या तो फिर वह अभिक्रिया के शून्य घात के समानुपाती होगी। उसी को क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। चलिए एक रिएक्शन लेकर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए अभिकारक लिया जो कि हमको क्या दे रहा है, बी उत्पाद बराबर दे रहा है। ए हमारा क्या है, अभिकारक है, ए हमारा अभिकारक और बी हमारा क्या है, उत्पाद है। इस प्रकार से ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वेग समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेग समीकरण। तो इसमें वेग समीकरण आपका क्या हो जाएगा, चूंकि अभिकारक क्या होता है, घटते हुए जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसके अनुक्रमानुपाती होगा, जो आपके अभिकारक है उसकी सांद्रता, मतलब अभिकारक की जो सांद्रता है, मतलब उसके पावर में जो जीरो है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं, किस प्रकार से सॉल्व होगा देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एक के स्थिरांक लेंगे। मतलब हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर में जीरो। इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जो आपका यहाँ पर ए की पावर में जीरो है, हमको भाई घातांक के नियम से पता है कि अगर किसी के पावर में जीरो रहता है तो वह क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। मतलब के एक हम तो के ही देंगे, तो हमने इस प्रकार से माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के लिख दिया। यहाँ पर जो हमको के प्राप्त हुआ है वह क्या है, वेग स्थिरांक है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू वेग स्थिरांक, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर के दिया हुआ है वह क्या है, वेग स्थिरांक है, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। चलिए अब हम देखते हैं, चूंकि जो हमने अभी निकाल रहे थे वो सिंपल रिएक्शन के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक, ये जो हमने अभिकारक यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा अभिकारक हो गया यहाँ पर, और ये हमारा उत्पाद हो गया। तो जैसे देखो अभिकारक है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया है तो अब अभिकारक क्या होगा, हमारा मान लीजिए ए है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब हमारा अभिकारक ए है, और उत्पाद हमारा क्या रहेगा, उत्पाद हमारा जीरो रहेगा। जैसे अभिक्रिया चालू होगी, मतलब टी समय हम दे रहे हैं, डेल्टी समय दे रहे हैं, तो उस डेल्टी समय में क्या हो रहा है, इसमें एक्स परिवर्तन हो गया, मतलब एक्स घट गया, कम हो गया एक्स। तो जब इधर एक्स कम हुआ है तो उत्पाद तरफ क्या होगा, एक्स की वृद्धि होगी। इस प्रकार से एक्स बनेगा। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन के लिए देखते हैं कि जो हमारा वेग समीकरण होगा क्या होगा। अब उस रिएक्शन के लिए अब हम लिखते हैं कि जो हमारा वेग समीकरण होगा वह क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी, जो कि किसके अनुक्रमानुपाती होगा, डी एक्स बटे डी टी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आपका जो ए माइनस एक्स की पावर जीरो, इसके अनुक्रमानुपाती। इस रिएक्शन में भी हमको क्या मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए ए माइनस एक्स की पावर जीरो है, तो हमको पता है कि किसी के पावर में जीरो रहता है तो वो एक होता है। और इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। तो के एक, अब तो के ही मिलेगा, तो इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के मिल जाएगा। और यही जो समीकरण 2 हमको प्राप्त हुआ है, समीकरण 2, इसी को ही बोला जाता है अवकलित रूप, अवकलित समीकरण। क्या बोला जाता है, अवकलित समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। ये जो हमारा समीकरण 2 निकला है ना, यही क्या कहलाता है, इसका अवकलित समीकरण, मतलब अवकलन के रूप में जो हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलो देखो ये क्या है, हमको मिला है डी एक्स और बटे में आपको मिला है डी टी इज इक्वल टू के, इस प्रकार से मिला है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका नीचे में डी टी है उस डी टी को हम क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा,
टी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, इस प्रकार से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन करने पर इस प्रकार से हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी एक्स हो जाएगा। और ये आपका देखो यहाँ पर जैसे समाकलन करेंगे तो आपका के कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से के बाहर आ गया और ये आपका इस प्रकार से डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। भैया डी एक्स का समाकलन क्या होता है, डी एक्स का समाकलन आपका एक्स होता है। ठीक है, और के तो भाई के ही रहेगा और टी का जैसे समाकलन करेंगे तो हमको टी मिलेगा। लेकिन जैसे ही समाकलन करते हैं तो उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, एक समाकलन स्थिरांक लगाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, सी को लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब हमको एक और समीकरण ये मिल गया, समीकरण नंबर इसको 3 दे देते हैं, हमने ले लिया समीकरण नंबर 3। चलो अब देखिए इस समीकरण में हम क्या करेंगे। अब प्रारंभ में क्या होगा, जब प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर जो आपका इधर उत्पाद बन रहा था वह भी 0 था, मतलब x का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में अब हम क्या करेंगे, k बराबर 0 और t बराबर 0 रखेंगे। जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है x बराबर के टी प्लस सी हमको प्राप्त हुआ है, तो x बराबर हमने रख दिया 0 और t का मान भी 0 रख दिया, तो बचा क्या c। तो अब c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये c बराबर हमको मिल गया 0। अब इस 0 को क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण 3 है उसमें मान पुट करेंगे। ठीक है, जो हमको c बराबर 0 प्राप्त हुआ है, हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है, कौन सा समीकरण है, x इज इक्वल टू ए टी प्लस सी, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, c का मान 0 रख देंगे। तो c का मान 0 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, k बराबर x बराबर के टी, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम k का मान निकालना चाहें तो k बराबर हमको क्या मिल जाएगा, k बराबर हमको मिल जाएगा x बटे टी, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को ही बोलते हैं समाकलित रूप। क्या बोलते हैं, समाकलित रूप। और यही हमारा क्या है, समीकरण नंबर 4 है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि जो हमारा ये शून्य कोटि अभिक्रिया है उसकी अर्ध आयु काल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है अभी हमको, इसकी अर्ध आयु काल। जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका क्या देखना है अभी हमको, अर्ध आयु काल। ठीक है, ये देखना है अभी हमको। ठीक, अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल मतलब आधा समय। ठीक है, जब टी समय ले रहे थे तब क्या हो रहा था, तो अब अगर मान लीजिए टी हाफ लेंगे, मतलब टी 1/2 लेंगे, तो टी का मान आपका क्या हो जाएगा, टी 1/2, इस प्रकार से होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जो हम सांद्रता ए मतलब अभिकारक ए ले रहे थे ना, तब जब हम अभिकारक ए ले रहे थे तो अब क्या करेंगे, हाफ समय के लिए उसको भी हाफ करेंगे, मतलब ए बराबर क्या रखना है हमको, x/2 रखना है और t बराबर t 1/2 रखना है। ठीक है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, उस मान को रख देंगे। जैसे मान लीजिए k बराबर लिखें, k बराबर x का मान क्या होगा हमारा, x का मान क्या होगा, एक मिनट, ये जो हमारा x है वो क्या होगा, 1/a/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा x है वो भी क्या होगा, इस प्रकार से होगा, और t को हम क्या करेंगे, हाफ, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस k को और ये t हाफ को दोनों को पक्षांतर कर देंगे। ये जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, फिर उसके बाद दोनों आपस में गुणा में हो जाएंगे तो वही उसके भाग में चला जाएगा। तो t हाफ मतलब t 1/2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, a/2, और ये गुणा में है तो अब जाके भाग में आ रहा है, तो इस प्रकार से ये t हाफ पे सूत्र निकल जाएगा। मतलब जो हमने शून्य कोटि अभिक्रिया को देखा उसका अर्ध आयु काल का यही व्यंजक है।